बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। मशरिक़ वुस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक सूरत हाल तेजी से बदल रही है। गजा एक बार फिर इसराइली बमबारी से लरज़ उठा है और इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे, जबकि KPK में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग और खून की लपेट में है, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हुक्म के बाद इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा शहर पर तबाहकुन हमले शुरू कर दिए हैं। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक ये हालिया दिनों का सबसे बड़ा और हौलनाक हमला है, जिसमें एक मिसाइल अल-शिफा हॉस्पिटल के अक़ब में आ गिरा, जिससे अस्पताल में मौजूद मरीजों, बच्चों और तिब्बी अमले में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक यह कार्रवाई हमास की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इंसानियत के चेहरे पर एक और जख्म है। दूसरी जानिब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान 4 रोज़ा मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर खत्म हो चुके हैं और वज़ीर इत्तलात अतातारर साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात का बुनियादी एजेंडा अफगान ज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकना था, मगर तालिबान ने शवाहिद के बावजूद वाज़ेह और काबिल अमल जमानत नहीं दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि शुरू से ही वाज़ेह था कि अफगान हुकूमत के पास मुज़ाकरात का असर इख्तियार नहीं बल्कि पसे पर्दा कंट्रोल भारत के हाथ में है और अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें। पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। अफगान वफ़द ने मेहनत ज़रूर की, लेकिन असल फैसले काबुल में नहीं दिल्ली में हो रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है, क्योंकि वो अपनी पिछली शिकस्तों का बदला अफगानिस्तान के रास्ते लेना चाहता है। मुल्क के अंदरूनी सियासी मंजरनामे में एक तरफ वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को काबीना तश्कील देने का मुकम्मल इख्तियार मिल गया है, तो दूसरी ही जानिब उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में इल्जाम यह आयद किया गया है कि सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के इंतखाबात में इंसाफ लॉर्ड्स फोरम के उम्मीदवारों की हिमायत करके आइंदे पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। इसके साथ साथ एक नई हलचल मच गई है कि आफ्ताब शेरपाव के गवर्नर बनने की खबर ने सियासी हलकों में चमगोइयां तेज कर दी हैं। मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद मालिक का ये कहना है कि आफ्ताब शेरपाव सिर्फ गवर्नर के तौर पर नहीं बल्कि उनकी आमद के पसे पर्दा कुछ और भी मुज़म्मरात हैं जो सूबाई सियासत के मुस्तक़बिल पर गहरे असरार डाल सकते हैं। मुल्क की सियासत में एक अहम पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, जिसमें PTI ने कौमी जरगे के इनेकाद और अपोजिशन को मुत्तहिद करने में JUI के ताउन की दरख्वास्त की है, जबकि अहम सियासी फैसलों पर भी इत्तफाक़ी राय कायम हुआ है। इसी पर हैं रिजवान रजी और इसार राना। रिजवान रजी साहब, ज़रूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं, ये वज़ीर दिफा साहब की स्टेटमेंट है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल के पास नहीं, दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। आप ख्वाजा आसिफ साहब की इस स्टेटमेंट को कितना मुनासिब समझते हैं कि क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ जो काबुल के ताने बाने हैं वो दिल्ली से कंट्रोल होते हैं और वहीं पर जा मिलते हैं, या फिर ये जो TTP है वो भी एक दर्द-ए-सर है इस खत्ते के लिए और TTP के सामने तालिबान आगे से बेबस है? मेरा ख्याल है ये दूसरी वाली बात तो मानने वाली नहीं है कि TTP के सामने तालिबान बेबस हैं, क्योंकि TTP के जो लोग हैं, जो भी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जनाब वो उन्हें बैत की हुई है मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखवंदज़ादा साहब के हाथ के ऊपर। सही। तो इसलिए वो बेबस तो नहीं हो सकते, वो तो हुक्म दे सकते हैं उनके सामने। इस बात को तो मैं नहीं मानता, लेकिन अगर सिर्फ इन 4 मुज़ाकरात से, दिन के मुज़ाकरात से जो कि इस्तांबुल में हुए, अगर हम माजी में चले जाएं तो 3 हुकूमतों ने मुख्तलिफ अदवार में इनसे मुज़ाकरात किए हैं। अगर आपको याद हो तो जब अमेरिका की रवानगी हुई और तालिबान वहाँ पे आए तो सबसे पहले हमारे उस वक्त के ISI चीफ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे सरीना होटल काबुल के अंदर चाय का कप पकड़ के तस्वीर खिंचवाई। फिर उसके उनकी वापसी के, काबुल से वापसी के फ़ौरन बाद वहाँ पे उस वक्त बैरिस्टर सैफ साहब जो थे वो काबुल में मुज़ाकरात करने गए। फिर हमारा एक उल्मा का वफ्द भी गया और जाके उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब चूंकि आप अपना जीत गए हैं और हमारी मदद से जीते हैं तो थोड़ा सा ये पटाखे चलाना पाकिस्तान की तरफ बंद कीजिए। अच्छा, लेकिन उनका सिलसिला जो था वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें केयर टेकर दौर की, तो उस वक्त भी जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब केयर टेकर दौर के अंदर वजीर खारजा थे। केयर टेकर नहीं, सॉरी, वो जो इंटरम दौर था, वो जो ठीक है, जो 15 माह का ना, उसके अंदर उन 15 माह में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर आपको याद हो तो हिना रब्बानी खर साहिबा भी
आप 22 से 2022 से 2023 के दरमियान के जी जी डायरेक्टर जी की जी बात ये कर रहे हैं। 2 मरतबा इन दोनों ने तीन मरतबा काबुल का दौरा किया और उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की कि हम आपके सरपरस्त रहे हुए हैं। फिर उसके बाद मौजूदा हुकूमत आई जिसमें इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा बने। तो इसहाक डार साहब के अब तक के गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर काबुल के 2 दौरे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं ये भी गए वहाँ पे और जो है अल्लाह आपका भला करे, हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं बराए अफ़गानिस्तान सादक मोहम्मद सादक साहब, वो तो पाए ही काबुल जाते रहे हैं। फिर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को चाइना ने बुला के बीजिंग के अंदर भी आपस में मतलब बिठाया। आप भी कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो मुज़ाकरात की दूरबीन से सिर्फ ये दोहा मीटिंग ना देखे, इससे पहले पाकिस्तान कई बार ये कोशिशें कर चुका है। एग्जैक्टली ठीक है। आखिर में ये हुआ कि अब ये जो 4 दिन वो ये एक ही बात को रट्टा लगा के बैठे रहे कि आप जो कुछ कहते हैं यानी कि पाकिस्तान जी। वो दुरुस्त कहता है और हम इसको मानते हैं, लेकिन लिख के उस पर दस्तखत नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हिकमत क्या कार फरमा है, पहले भी जो अगर हमारे साथ 10 बातें तस्लीम किया करते थे तो 2-3 पे ही अमल होता था, बाकी 6-7 वो डिफॉल्ट किया करते थे। अब उनकी इंटरनेशनल मीडिएशन को डालने के नतीजे के अंदर ये 2 तरफा मामला जो है ये आलमी मामला हो गया। ये अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत को नहीं पता या वहां पे बैठी हुई रजीम को नहीं पता कि उन्होंने इसे इंटरनेशनलाइज कर दिया। पहले ये पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बाहमी गुफ्तगू होती थी जिसके अंदर शिकवे शिकायत ये वो करके मामला दूर हो जाते थे। अब हमने उनके 2 मेजर पैटर्न जो सरपरस्त हैं उनके, एक दोहा और दूसरा इस्तांबुल, और इन दोनों के पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं काबुल में। हमने तो कुछ लिया ही नहीं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के नाम के ऊपर, उनको हमने बिठाया है। अब मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। ऊपर से ट्रंप साहब बैठे हुए हैं कि नहीं अभी मेरी लोड़ नहीं है। वैसे ट्रंप की बात मैं बताऊं, इजहार राना वो कल उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है ना, इजहार राना सब तब्दील की है, मेरी बात सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ब्रांड न्यू जो पाकिस्तान ने 0 मीटर जहाज गिराए हैं इंडिया के राफेल, पहले तो सिर्फ वो कहता था ना ब्यूटीफुल प्लेन गिराए हैं, अब ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू प्लेन, तो वो तरमीम आई है उसके अंदर। तो अब देखिए वो भी इंतजार में है कि कब ये जंग छिड़े और वो सुलह करवाएं। तो मेरा मतलब है कि अब पता नहीं ये किन के कहने के ऊपर हमारे वजीर खारजा मतलब कहीं ना कहीं चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हर जंग खत्म करवाने का एडवांटेज लेते हैं, तो मेरे लिए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है रजी साहब, इसाराना साहब। इसका मतलब ये कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान तैयार बैठा है कि किसी न किसी तरीके से भारत प्रॉक्सी के तहत वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। दूसरा ये कि जो पहले दिन आपने बात की थी, आपने कहा था कि आपको ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब तो इसका एक ऑफिशियली स्टेटमेंट भी जारी हो गया वज़ीर दिफा की तरफ से भी और वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनकी जानिब से भी। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि ये जो गैर संजीदा रवैया है ये सर, ये रीजन के लिए कितना अलार्मिंग होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखें, जब हम कोई बात करते हैं और बात ऐसी करते हैं जो मौजूदा वक्त के या किसी भी वक्त के हुक्मरानों को पसंद ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम बाज़ औक़ात जो बात कह रहे थे उसके पीछे हमारा इस मुल्क से मोहब्बत और एक दर्द होता है। ख्वाजा आसिफ का बयान जो आज है, मुझे तो समझ नहीं आई कि वो किसके कहने पे उन्होंने दिया है, ये किसकी ख्वाहिश है, कौन लोग हैं जो तालिबान या के हाथों माजी में जलील और रुसवा हुए हैं और अब उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान किसी तरह इन लोगों को हरा दे और फिर हम इनका हाथ उठा के कहें कि हमारे ब्रांड न्यू तैयारे जो हैं और ये और वो। ये जो हमारे इतने आज सज्जन बन रहे हैं, कोई इनसे ये क्यों नहीं पूछता कि भगोड़ो, तुम $8 अरब का जब असला अफगानिस्तान में फेंक के भाग गए और फोकी बढ़ के मारने वालों, तो तुमने वो 8 अरब का असला क्यों छोड़ के भागे थे अफगानिस्तान में? तुम्हें नहीं पता था कि किनके हाथ लगेगा? तुम्हें नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल क्या होगा? और तुम्हें नहीं पता था कि तुमने वो पॉकेट्स बना के जा रहे हो जिनमें ये असला उन लोगों के हाथ जाएगा? और तुम्हें नहीं पता था कि फिर उन्होंने तुम्हारी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक कब कहाँ अदम इस्तेकाम पैदा करने। हमारे अलमिया ये है कि हम बस सतही तौर पे जो चीज़ जैसे नज़र आ रही होती है उसको बात करते हैं और उसके ऊपर वो करते हैं। लेकिन जैसे अभी रजी ने एक बैकग्राउंडर बताया कि भाई ये जो लोग हैं ये तो उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। इसी तरह मेरा सवाल ये है
कि ये जब असला यहाँ छोड़ा गया, और हेलरी ने एक दफ़ा कहा था, हेलरी है कि हेलरी है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, रजी से इसके स्पेलिंग चेक करवा लीजिएगा, मेरी तो कंपार्ड आ गई थी इंग्लिश में। तो क्या उसने नहीं कहा था कि हम हमेशा पाकिस्तान को टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं? और उसने नहीं कहा था कि हम जो कुछ अब करके आए हैं अफगानिस्तान में छोड़ के हमने पाकिस्तान को नहीं देखा, इसके बड़े भयानक नतीजे निकलेंगे? तो ख्वाजा आसिफ साहब किसकी जबान बोल रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं वो? मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान को जज्बातियत से निकलकर होश के साथ मामले को देखना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि हमने इंडिया को हराया तो अब हम पूरी दुनिया को ताकत से ही फतह करें। जी जी जी। फिर डिप्लोमेसी किधर गई? ये तो हम फिर सीसीडी बन गए इलाके के। सही। हाँ, और हम सीसीडी बन के जनाबे लिए बंदे सीधे सीधे फड़काने लग जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें अफगानिस्तान को इंगेज रखना है, अफगानिस्तान से बात करते रहना है। उनमें वहां पे बहुत बड़ा एक तबका है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, मौजूदा रिजीम के अंदर, जो वहां खड़े होके इंडियन नवाज को लताड़ते हैं। ये रजी नाम बताएंगे, मुझे वो नाम भूल रहा है, जो उन्होंने इतना सख्त किताब किया वहां पे खड़े होके। तो हमें उन लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए। हम भारत की एक विकेट पे जाके क्यों खेलें भाई? अगर भारत ये चाह रहा है कि हम इनके साथ हालत जंग में जाए, तो हम उसकी बात मान के हालत में जंग में क्यों जाए? हमने नहीं जाना, हम कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे ना। हमारी इकोनॉमी इतनी तगड़ी है कि हम अपने जंगों के अंदर खड़े हो जाए जाके और बस जंगें लड़ते रहें। हमारे तो जंग असल गरीब लोगों की है, जो भूख से मर रहे, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, जिनकी चीनी नहीं खरीद सकते, जो आटा नहीं खरीद सकते। मुझे ये बताएगा, जो रसी साहब ने भी बात की थी ना, तो सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर जो भी क्या कहते हैं मामलात गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ते हैं, सर इसका एडवांटेज आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत को होगा? इसका तो एडवांटेज उनको भी होगा जो चाहते हैं कि फिर से जंग हो, वो फिर से रुकवाएं और फिर से कहें कि देखा मैंने ये जंग रुकवा दी, और फिर से क्रेडिट ले जाएं। अच्छा, खाली जंग रुकवाने वाला मसला नहीं है। हाँ जी। असल मसला वो इस खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेकाम का शिकार रखना है। ये खित्ता सोने की चिड़िया है। जो अमेरिका और चीन के दरमियान असल जंग है जी, वो इस खित्ते के अंदर वो मौजूद है। ठीक है ना? और चीन अफगानिस्तान के अंदर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और चीन ये चाहता है कि इस खित्ते में इस्तेकाम आए। इस्तेकाम आएगा तो उसका जो वो है वो आगे बढ़ेगा। वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां कर चुका है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इस खित्ते में इस्तेकाम आए। इस्तेकाम आएगा, अफगानिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान में भी आएगा। ठीक है, मेरे इर्द गिर्द मेरे भाई बहन खुशहाल होते हैं तो मैं ही खुशहाल होता हूँ। ऐसा ही है, यह हमें समझना चाहिए। तो मैं तो इस चीज से बस एक मैं फिक्र ऐड कर दूं, मुझे ये भी कहा था कि अपने घर में हमसायों के लिए सांप पालने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो सांप उनको खुद भी डर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई ने 2-3 बातें हिलरी की बताई हैं, तो एक मैं ये भी बता दूं। चले, मैं तो सिर्फ इसी उस पे पहुंचूंगी। साराना साहब, इस हद तक मैं जरूर एग्री करूंगी कि हमें खित्ते की सीसीडी बनने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि हाँ, अगर मामलात को सिफारतकारी से आगे लेकर बढ़ें तो शायद इसमें जो है ना वो लोगों की भी जिंदगियां महफूज रहेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जंगबंदी के बाद इसराइल 125 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, और अब भी फ़लस्तीन से जो आने वाली खबरें हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं। इसराइली हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि जी हमास ने जंगबंदी तोड़ी, लिहाजा इसलिए उन्होंने बमों की बरसात कर दी, और गज़ा पर हमलों से पहले इसराइल ने अमरीकी इंतजामिया को आगाह कर दिया था। ये तो वही बात होगी साराना साहब कि आप किसी के घर जो है ना वो डकैती डालने के लिए जा रहे हैं, तो आगे से वो कहते हैं ना छोटा अपराध है बड़े प्राणु मिक्स मैच करके भी मैं ये कार्रवाई करने जा रहा हूं, तो पीछे तुम संभाल लेना कि मामला होगा क्या। सर, आम आदमी बड़ी मासूमियत से ये पूछता है कि गजा मुआहदा तो हो गया था ना, तो फिर ये क्या हुआ है? ये क्यों इसराइल जो है बार बार अटैक कर रहा है? सर, मैं चाहूंगी कि उस आम आदमी को, उस आम पाकिस्तानी को साराना साहब जरा आप जवाब दें कि ये जो हमारे मुस्लिम ममालिक और खित्ते के जो दीगर साहिबान थे वो तो जाके बहुत कुछ अच्छा करके आए थे, तो फिर ये क्या हो रहा है? एक तो मैं कोई सन्यासी बाबा तो हूँ नहीं जो मैं दोबारा ये कहूँ कि देखे, मैंने प्रोग्राम में कहा था कि इसराइल इस सारी चीज़ को नहीं मानेगा, और वो जब चाहेगा फिर अपनी मनमानी करेगा। रात वो साबित हो गई बात। पूरी दुनिया की खुदाई एक तरफ और अमेरिका का इसराइल एक तरफ। तो आपको और फिर वो कहता है हमने तो अमेरिका को बता दिया था कि जी हम ये करने जा रहे हैं।
तो उस अजीम लीडर को ये पहले से ही पता था कि गजा में फिर कत्लो गारत होने जा रही है, और वो अजीम लीडर जो है वो सिर्फ एक नींद की गोली खा के सो गया था कि चलो पहले तुम बंदे मार लो फिर मैं बीच में एंट्री डालूंगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस्राइल कातिल नहीं है, ट्रंप कातिल है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस्राइल की औकात ही कोई नहीं है। अगर एक दिन ट्रंप उसके पीछे से हट गया तो इस्राइल कुछ नहीं है। ममालिक हैं, जो मुस्लिम उम्मा है, जो इस मुआहदे के होने में पेश थे, वो फिर इस्राइल नहीं, वो फिर ट्रंप के हाथों ट्रैप हुए। लेकिन बात सुने, इतने छोने काके हम, इतने मुन्ने काके हैं, चूचे काके हम, कि ट्रंप के हाथों वो हम ट्रैप हो गए। हमारी इतनी उम्रें गल गई, हमें ट्रंप हर दफा बेवकूफ बना देता है, एडा जरदारी रहता नहीं कि हर दफा चक्कर दे देता है, और हम उस चक्कर में आ जाते हैं, एडे काके मुन्ने गए सी। तो हमारी अपनी जहानत कुछ नहीं है। मेरे जैसे एक आम आदमी को मैट्रिक के अंदर कंपार्ट रखने वाले इसार राना को इस बात का पता है कि ये ट्रंप क्या करे, ये क्या करेगा नेतन्याहू, तो वो हमारे हुक्मरानों को नहीं पता। लेकिन हमारे हुक्मरानों को यह पता है कि कान थल्ले बजेगी अगर हम बोले तो। इसीलिए स्टेज के ऊपर हम चढ़ के कहते हैं तेरी मैं गावा जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, ठीक है ना। वे सब तो सोने हाय वे मन मोड़े। जंगबंदी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं मुआहदे का? कोई मुस्तकिल हल है? जंगबंदी हुई कौन सी थी? जंगबंदी हुई कौन सी थी? वो सिर्फ सांस लेने की मोहलत थी। इसराइल को कुछ लाशें वापस ले ली उन्होंने, कुछ चीजें डिटेक्ट कर ली, हमास को कुछ थोड़ा सा और उन्होंने देख चेक कर लिया, बस इतना था। टोनी ब्लेयर को जब आप निगरान फौज का, वहां पे अमन फौज का वो बनाएंगे, तो आपको क्लियर नहीं हो रही कि टोनी ब्लेयर कौन है? उसके हाथ रंगे में खून से फलस्तीनियों के। आप कातिलों से कह रहे हैं कि या आप कहने में बस हमारे पे जनाब मोहब्बत करें। यारों, कभी कातिल से, किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो। हम अपने कातिलों से तलवार मांग रहे होते हैं, ले आओ जी भाई ना, आओ छुरी फेरो साढ़े थे। इसलिए कि हम बोल नहीं सकते, हमारी औकात ही कोई नहीं है। हम अपने ऊपर हमें हमारे कातिलों को हम समझते हैं कि हम इन्हें इनकी तारीफें करेंगे, जान बचेगी, नहीं बचेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं इस प्रोग्राम में कि अमेरिका, पाकिस्तान या हमसे मुराद हम अकेली तो इसके जिम्मेदार या कसूरवार नहीं ठहराए जा सकते ना। तुर्किया भी इन्वॉल्व, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व, कतर भी इन्वॉल्व, दीगर और बड़े ममालिक भी इन्वॉल्व। चलिए मैं इसका जवाब जरा रजी साहब से भी ले लेती हूँ। रजी साहब, दो तीन नहीं, मैं एक जुमला सुन लें, एक जुमला सुन लें, एक जुमला सुन लें जी, सुन लें एक जुमला। मैंने ना वोट क्या नाम है तुर्की के सदर को नहीं दिया और दुकान को नहीं दिया। अगर दिया है तो अल्लाह मुझे माफ करे, खैर अगर मैंने दिया हो तो मुझे इस गुनाह को माफ कर दे। लेकिन मैं, शहबाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि वोट मैंने इसारा ना का लिया है, तो मैं जाके शाह सलमान से क्यों पूछूं भाई? मैं तो उससे पूछूंगा जो ये क्लेम कर रहा है कि वोट मैंने दिया, हालांकि मैंने कसम खा रहा हूं मैंने नहीं दिया। लेकिन इसके बाद अगर वो कह रहे हैं तो भाई फिर मैं तुमसे ही पूछूंगा, मैं शाह सलमान से थोड़ी पूछूंगा जाके। ठीक है, फेयर इनफ, पॉइंट आपका आ गया। रजी साहब, वही दो तीन सवाल मेरे आपके लिए भी कि अगर ये सूरत हाल यूं ही बरकरार रही तो ये जो मुआहदा हुआ उसका मुस्तकबिल किया, और फिर जो इसराइली मीडिया दावा कर रहा है, इसराइली हुकूमत जो दावा कर रही है, सर ये तो एक तरफ का मौक़िफ़ है ना। दूसरी तरफ हमास का क्या मौक़िफ़ है, ना वो आपके सामने ना वो मेरे सामने, ना ही हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं बदकिस्मती से। तो फिर मुझे ये बता दीजिएगा कि एक तरफा मौक़िफ़ के साथ क्या मुस्लिम ममालिक जो हैं, जो मैंने राना साहब से भी बात की थी, आपको भी लगता है वो किसके हाथों ट्रैप हुए? सर कोई किसी के हाथों ट्रैप नहीं हुआ, हर एक को पता है कि वो क्या करने जा रहा है। देखिए, पिछले एक साल के दौरान फ़लस्तीन या फ़लस्तीन के बारे में किए गए फैसलों के मुतल्लिक़ पाकिस्तान के मीडिया ने या दुनिया के मीडिया ने अगर कोई भी खबर दी है तो उसका सोर्स जो है वो इसराइल के अखबारात हैं, यरूशलेम पोस्ट है, उनकी वेबसाइट्स हैं, और वो अपने कौमी मफाद और अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक खबरें छापते हैं, और बहुत सारी खबरें उनकी दुरुस्त साबित नहीं भी हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ना तो हमने जो है वो हमास को अभी तक जो है वो गैर मुसल्लह कर दिया है, और ना ही इस मुआहदे के इतलाक के लिए कोई इतलाकी सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो गया है। ये जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले साहब जो है, ये इराक के अंदर से जो इन्होंने निकाले थे टोनी ब्लेयर साहब ने, वो जो बाद में झूठ साबित हुआ कि इराक के पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, ये साहब झूठ बोल रहा था। जॉन कैली जिसने सबसे पहले कहा कि ये झूठ है,
उसको बरतानिया में उसके घर की दहलीज पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। ये तारीख का हिस्सा है। पहले बंदे ने ये कीमत अदा की तो दुनिया को सच की ये कीमत अदा की तो दुनिया को ये सच पता चला, अदरवाइज ये ऐसे ही तारीख के अंदर दफन हो जाता था। टोनी ब्लेयर साहब वो मुजरम है, अब आप उनको निगरान सेटअप का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन ये भी यरूशलेम पोस्ट की खबर है। देखिए ना, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्लैरिफिकेशन की है पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपने वाली खबर के हवाले से, जो कि जिसके ऊपर मेरे भाई और इन जैसे दूसरे अहबाब को गुस्सा था कि जनाब पाकिस्तान को इसराइल क्यों कबूल कर रहा है और पाकिस्तान क्यों जा रहा है, जबकि तुर्की की अफवाज को इसराइल ने कहा हम कबूल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की वजारत खारजा ने और फिर दफ्तर खारजा ने और ISPR ने, तीनों ने अलग अलग आहंग के अंदर इस बात को क्लैरिफाई किया है कि हमारा अभी तक वहाँ पे जाने का कोई वायदा नहीं हुआ, ना कमिटमेंट हुई है। यानी कि फोर्सेस पहुंचेंगी जो कि जाके उन इलाकों को ऑक्यूपाई करेंगी जो इसराइली फौज ने छोड़े हैं या मुस्तकबिल में छोड़ेगी उस मुआहदे के तहत। तो फिर हम इनसे पूछेंगे कि भाईजान आज क्यों फलस्तीनियों के बच्चे मरे। तो रज़ी साहब, ये जो मुआहदे की आप इस के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको ये जो हालात भी हम देख रहे हैं सर, इसको मद्देनजर रखते हुए कितना जरूरी हो चुका है कि मुस्लिम ममालिक की जो फोर्सेस हैं वो फलस्तीन रवाना हो? हमें ये चाहिए या क्या हमें बीइंग पाकिस्तानी हमें इस आग में कूदना चाहिए? देखिए हमें ये चाहिए, देखिए अगर हम सऊदी अरब में जाके तबूक के पास किसी हवाई अड्डे के ऊपर अपने JF थंडर खड़े किए हैं तो उसका फ़ायदा हमें तब ही है कि अगर अमन कराने वाली फ़ौज के अंदर पाकिस्तान के दस्ते मौजूद होंगे और फिर इसराइल उन दस्तों के साथ कुछ छेड़छाड़ करे तो हम फिर तबूक का इस्तेमाल करें। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन उनका फिर ही वो जो मुआहदा है ना सऊदी अरब का, वो हमारा जो है हाँ वो मटीरियलाइज हो पाएगा। लेकिन हमें जो जोर देना चाहिए वो इस बात के ऊपर देना चाहिए कि जिन भी ममालिक की अफवाज ने वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जाना है वो फौरी तौर पे वहां पे पहुंचे। अगर इंडोनेशिया ने जाना है तो इंडोनेशिया की अफवाज पहुंचे, अगर अजरबैजान ने जाना है की चोट पर आप कह रहे हैं कि इसराइल को उसके मुआहदे की जो शिकें हैं उसके ऊपर अमल दरामद चाहिए। ये कुव्वतें जाके करवाएंगी, खुद तो वो नहीं करेगा, ना अमेरिका करवाएगा उससे। ठीक है, चले जी, ये इस तजवीज़ के साथ को यहीं पर क्लोज करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुल्क के सियासी मंजरनामे को डिस्कस करेंगे। केबी में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्या कुछ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, केपी में सियासत जो है वो खासी दिलचस्प होती चली जा रही है। कुछ गोइयाँ, कुछ अफवाहें सरगर्म हैं इस्लामाबाद में, और ये जिनके मैंने मुंह से बात सुनी वो भी एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद मालिक साहब का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। उन्हीं की ज़बानी और इख्तियार वली साहब उनके चूँकि प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू थे, तो ज़रा दोनों में क्या मुकालमा हुआ पहले आप वो सुनिए, फिर आगे चलकर बात करते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी आफ्ताब शेरपाव की बतौर गवर्नर आमद के इशारे हैं। अब रज़ी साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये बातचीत हो रही थी कि अगर तो एक CM ने कैबिनेट जनरेट ही नहीं की तो गैर आइनी ये कदम हो सकता था, और मुल्क की सूबे के गवर्नेंस के मामलात को देखते हुए गवर्नर राज भी लगाया जा सकता था। और सर अब वो वाला भी गवर्नर नहीं जो कि मौजूदा है, किसी और गवर्नर की आमद है। क्या ये वाकई होने जा रहा है? और अगर होना जा रहा है तो मैं चाहूँगी ज़रा आफ्ताब शेरपाव साहब की जो सियासी स्ट्रगल रही है इस मुल्की निज़ाम में, मैं चाहूँगी उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। सियासी स्ट्रगल, हाँ, अच्छा देखिए, मुझे ना पीपल्स पार्टी से की सियासी हिकमत अमली से इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मुशर्रफ साहब अभी तक सदर थे और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हलफ उठा लिया था। फिर पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी एहतसाब का नारा लगाया और जो थे, अल्लाह आपका भला करे, मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज कह के रुखसत हो गए। यानी सिर्फ उन्होंने नारा लगवाया, डंडा खड़काया कि जनाब हमारे पास डंडा आ गया है तो अब आप, तो वो चले गए वहाँ से। इसी को अगर आप आज के दौर में ले आए कि वो साहब जो कह रहे थे कि मैं बगैर मुलाकात किए अपने पार्टी के कायद से मैं पार्लिमान काबीना अनाउंस नहीं करेंगा, ये एक नारा लगा के कि ठीक है फिर हम गवर्नर तब्दील करने लगे हैं, और काबीना तो बनवा ली ना उन्होंने,
अब मुझे लगता है काबीना बन गई तो इसका मतलब हुकूमत बन गई, तो जिस बुनियाद के ऊपर आपने उसके खिलाफ एक्शन लेना था वो बुनियाद ही खत्म हो गई। सही। अब मुझे लगता है कि कुछ और मामलात हैं जिन मामलात के अंदर उनसे कमिट करवाना है और वो भी हो जाएगा। अब ये देखिए ना, कल के दिन के अंदर असद कैसर साहब का पूरा वफ्द लेके पार्लिमानी ताकत का और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून लीडरों का वफद लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना जी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का उनको इशाइये पे मदऊ करना, जिसमें मीठा हलवा भी मौजूद था, जो कि इसार राना की और मेरी मुश्तरका कमजोरी है। और ये वही मौलाना है जो अभी हाल ही में चंद रोज पहले इस हुकूमत के अगेंस्ट अपना कैंडिडेट ला रहे थे। ठीक है, हाँ। उसको मिलना जाके, और फिर जनाब मौलाना का कहना है कि महमूद अचकजई साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन फौरी तौर पे बनाया जाए। ये सारी बातें जो है ना, ये इशारा कर रही हैं कि वो जो हम नहीं खेलते या मैं नाराज होकर घर छोड़ के निकल जाऊंगा, वो जो बच्चों की जिदें होती हैं ना, मैं घर नहीं आऊंगा, ये वाला, तो वो उसके ऊपर ना उनको राजी किया जा रहा है। जिस तरह उन्होंने काबीना का अनाउंसमेंट कर दिया, वो भी चीजें हासिल हो जाएंगी। पॉलिटिक्स चल रही है, तो आफ्ताब शेरपाओ को अगर इसी चल रही है सर, डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं, आफ्ताब शेरपाओ को इसी धक्के में अगर वफाकी काबीना में शामिल कर लिया जाए तो आपको क्या एतराज है? सर मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, जो भी उनकी हिस्ट्री रही है, जिस तरीके से आपने भी कहा ना कि आफ्ताब शेरपाओ का जो पॉलिटिकल करियर रहा है, उनकी मौजूदगी से की सियासत में क्या नया हो सकता है जो वो माजी में करते रहे। चले राना साहब तो जानते, राना साहब आफ्ताब शेरपाओ ऐसा क्या कर देंगे आके जो फैसल करीम कुंडी साहब नहीं कर पाए? और दूसरा ये भी, जैसे आम ट्विस्टिंग की जा रही है ना, बिरज़ी साहब ने कहा सुहेल आफरीदी साहब की, ये शायद आफ्ताब शेरपाओ वाले साहब का भी एक वो पेंद्रा फेंके। तो सर मीनवाइल कल एक जो है ना उनको नाअहल किए जाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरखास्त मौसूल हुई है, जिसमें सुहेल आफरीदी पर बार काउंसिल इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम है। सर इस मुदाखलत की भी मुझे समझ नहीं आई, थोड़ी सी आप रोशनी डाल दीजिए। नहीं, जितना अंधेरा है ना उसमें मेरे 1.5 मिनट से तो रोशनी नहीं पड़ेगी। 3 मिनट ले लें। हम इखलाकी तौर पे एक अंधेरे के अंदर हम घिरे हुए लोग हैं। यानी कि अगर आपका विफाकी वजीर जाके बार कौंसल्स को पैसे दे के आए तो वो हलाल है। एक मुंतखब वजीर आला अभी एक उसमें गया ही नहीं था, अब क्या कहते हैं हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, तो उसके खिलाफ दरखास्त चली गई। और वो जो दरखास्त देने वाले मोहम्मद अजीज हैं, उनका अभी तक नहीं पता चल रहा कि वो अल्लाह को अजीज हो गए या कहाँ चले गए। वो किसके अजीज हैं जिन्होंने ये दरखास्त दी? किसके अजीज है? हाँ, तो वो जाने अजीज जो हैं वो कहाँ पे हैं, वतन अजीज में कहाँ गुम है, कोई पता नहीं है। लेकिन सीएम केपीके ने चूंकि अभी ऐलान किया था तो वो उनको नाअहल करार दिया जाए, और विफाकी वजीर ने जब बार कौंसिल में जाके पैसे बांटे इलेक्शन से पहले और फिर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन का रिजल्ट भी ले लिया, वो उसकी खैर है, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये आपने ये शेरपाओ साहब की पूछी कि उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप रक्शे के एक तरफ से दाखिल हो और दूसरी तरफ से निकल जाए, बस। अच्छा। इतना ही फ़र्क पड़ेगा और कोई फ़र्क नहीं ये पड़ने वाला। तो सर लेकिन शेरपाओ साहब के बाजू मेरे आजमाए हुए, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, क्या फैसल करीम कुंडी साहब वो अमूर सर अंजाम नहीं दे पा रहे जो विफाक चाह रहा है, पीपल्स पार्टी गेन करना चाह रही है? नहीं, मैं बताता हूँ, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ना रहते हुए वो ये ज़रूर गाते हैं कि डीजे वाले बाबू ज़रा गाना तो चला दो, ठीक है ना। अब वो डीजे वाले बाबू गाना चलाएं ना चलाएं, उनकी तो फरमाइश कायम रहती है। भाई अगर सुहेल आफरीदी साहब के आर्म ट्विस्टिंग हो रही है तो हमें ये तो सोचना चाहिए ना कि बहरहाल डेमोक्रेसी को चलना चाहिए। रजी साहब भी जो कन्नी कतरा जाते हैं, तो मैं कौन सा कोई इतना मोहम्मद बिन कासिम हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई डेमोक्रेसी को बहाल रहना चाहिए किसी ना किसी, और सियासतदानों की जिम्मेदारी है ये। वो शेरपाओ हों, मुझे तो पीपल्स पार्टी पे दुख होता है। मैंने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की शहादत के ऊपर 9th में था जब मैंने अपने हाथों से एहतिजाज में पता नहीं क्या क्या कुछ किया था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी स्ट्रगल के अंदर मैंने पता नहीं कितनी मार खाई थी, भुगती थी जेलें। मुझे दुख होता है कि उस पीपल्स पार्टी को किन लोगों ने हाईजैक कर लिया, जो इतने मौका परस्त हैं, इतने भूखे हैं इक्तिदार के।
अब वो दौर चले गए, रजी को पता होगा रुमाल फेंक के ना लूटने वाले होते थे शहर में, रुमाल फेंकते थे, फिर बंदे से कहते हो तेरे तो गन पे आ गया, तो रुमाल से साफ करते करते बीच में से कार्रवाई डाल देते थे। मैं तो मुझे तो वो पीपल्स पार्टी के अंदर वो चेहरा नजर आ रहा है, इनका डेमोक्रेटिक चेहरा खत्म होके रह गया। कश्मीर के अंदर जिस तरह उन्होंने ये ढिठाई के साथ हुकूमत बना रहे हैं, अब ये जो शेर पाव वाला इशू लेके आ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे, मुझे तो पीटीआई पीपल्स पार्टी के डेमोक्रेटिक चेहरे पर दुख होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया का सेकुलर चेहरा है, ऐसे ही पीपल्स पार्टी का डेमोक्रेटिक चेहरा है। पीपल्स पार्टी और आफ्ताब शेर पाव वाला जो ये है मामला, ये अगर किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता तो आपको लगता है विफाक के मौजूदा निजाम के बिलव्ड सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो कोई आईनी और कानूनी रास्ता फराहम कर सकते हैं सुहेल अफरीदी की नाअहली के लिए? वो कहता है ना वो मौला जट में के मौले गंडासे नूं दबे ही रहन दे, तो मैं भी कहूंगा कि दरियाब गंडासे नूं दबे ही रहन दे। पहले इसने इतनी गर्दन जमहूरियत की काट दी है, एक जमहूरियत और ना गर्दन ना काटने दे, खुदा का वास्ता है। नहीं, गंडासे ने चूड़ियां चढ़ा लिया राणिया गंडासे दी चूड़ियां चढ़ा ले। मैं नहीं चढ़ा देनी है ना, क्योंकि अगर मैं चूड़ियां चढ़ी तो फिर जो नत है ना वो उसकी बेचारे की टांग काटनी पड़ेगी, और हर दफा नत की ना टांग नहीं कटनी, ठीक है ना। कभी कोई थोड़ा सा बचत का रास्ता भी निकाल ले, इस मुल्क को चलना है, आगे बढ़ना है भाई। कब तक हम अपनी जाती ख्वाहिशों और पसंद नापसंद के साथ जमहूरियत को का मुंह बदलते रहेंगे, चेहरा बदलते रहेंगे? और आपने उससे मनवा लिया, काबीना का ऐलान कर दिया, आगे जाके रजी साहब दे रहे खबर कि भाई आप जो कहेंगे वो। एक बंदा अपनी बीवी से कह रहा था कि रातों में ना बहुत ज्यादती की है, तू मेरे तो माफी मांग ले। तो उसने कहा कि मैं नहीं मांगती, उसने कहा मैं तेन अद्धा घंटा देना, माफी मांग ले। उसने कहा जे मैं अद्धे घंटे ना मंगा तो कहते फिर तेन कितना टाइम चाहिए मैनू दस देना, ठीक है ना। तो भाई टाइम ले लो तुम यार, वो माफी मांग लेगा तुमसे, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है यार, थोड़ा सा सिस्टम को आगे बढ़ने दो। सही। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, लगे हाथ राना साहब आप भी, फिर मेरे से साहब आपकी तरफ फाइनल कमेंट के लिए आती हूँ। ये जो पीटीआई ने केपीके असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर जेयूआई से ताउन की दरख्वास्त की है, इसका मुस्तकबिल आपको सर क्या नजर आ रहा है? आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान देखें, बस एक जुमला कहूंगा, एक जुमला कहूंगा रजी साहब से, फिर लीजिएगा कि पाकिस्तान में वसूली सियासत सिर्फ मौलाना फजल रहमान करते हैं। वसूली और वसूली असूली, सॉरी अच्छा। मैंने वसूली सियासत कह दिया। तो वो इस मौके के ऊपर यकीनन अपने जमहूरी कद का वजन का फ़ायदा उठाएंगे और वो कहेंगे कि भाई ठीक है, दोनों तरफ से ऑफरें लेंगे और जहां उन्हें ऑफ़र अच्छी लगेगी उधर निकल जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब से मुझे और कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। रजी साहब, क्या ये जो लास्टली सब कुछ हुआ, इसने मौलाना साहब की सियासत को एक बार फिर से थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि मैला कर दिया है? क्योंकि एक हद तक जब वो पिछले दिनों कुछ बयानात दे रहे थे और 26वें इंतरमीम के बाद से लेके या उसके पहले के जो चंद अवाइल की मैं अगर बात हूँ, तो सर एक मौलाना साहब अपनी दोबारा से तहरीक में और अपने जलसों में और अपने बयानात में जान डाल चुके थे। क्या ये जो हालिया मामला हुआ है उसने मौलाना साहब की सियासत को एक बार फिर से थोड़ा सा गंदा सा कर दिया है? नहीं, मेरा ख्याल है मौलाना की सियासत के ऊपर जिसने नजर रखी हो, और मैंने तो रखी हुई है, तो इसलिए मौलाना की सियासत यही है जो वो कर रहे हैं। अच्छा। और कोई उन्होंने अपने एहतजाजी छतरी जो है वो लपेट के घर में नहीं रखी, वो उन्होंने उसी तरह तानी हुई है। बता दीजिए मुझे कि रजी साहब, मौलाना साहब की इस सियासत से ज्यादा नुकसान और खतरे में कौन है, हुकूमत या पीटीआई? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो किसी को खतरे में नहीं डालते, वो खुद को जो है वो अमन में रखते हैं या मुनाफे में रखते हैं, और ये वो अपनी सियासत को वो रेलेवेंट रखते हैं। वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी हार चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की होम कॉन्स्टिट्यूंसी केपीके और डेरा इस्माइल खान है, वहाँ से वो कामयाब नहीं हुए। वो बलूचिस्तान से जाके जीत के तो पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सियासत में अपने आप को रेलेवेंट रखे हुए हैं कि अब 27वीं, मुझे ये लगता है कि 27वीं तरमीम का जो ढोल डाला जा रहा है उसमें मौलाना जो हैं वो दोनों पार्टियों के दरमियान ब्रिज का काम करेंगे, जो कि 26वीं तरमीम में उन्होंने किया था। दोनों पार्टियों से मुराद पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद, ठीक है, और उन्होंने 26वीं तरमीम में भी किया था, और दोनों पार्टियों से अपना जो था वो एप्रिसिएशन वसूल करने के बावजूद भी 26वीं तरमीम में वो गंद डाला था कि अब 27वीं तरमीम के बगैर वो सिमटना मुश्किल है।
आप और मौलाना फिर एक्टिव होके तो उसके अंदर खड़े हो गए हैं। और ये भी आप जहन में रखिएगा कि मदारस वाला बिल अभी तक पास थ्रू नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कुछ मौलाना साहब के भी मसाइल हैं और उनके भी, और वो विन विन वाली पॉलिटिक्स खेलते हैं, भले वो अपोजिशन के साथ मिलके खेलें, भले वो हुकूमत के साथ मिलके खेलें। ठीक है, तो नुकसान और फायदा यहाँ पे दोनों पार्टियों में से किसी का नहीं, सिर्फ अपना देखकर आगे बढ़ रहे, ऐसी ही वो सियासत करें। चलिए लेट्स सी कि केपीके में उनकी मौजूदगी से केपीके का सुकून जो है वो मुतासिर ना हो। सियासी सुकून की तो बात रहने दीजिए, लेकिन जो गवर्नेंस के मामलात हैं और दहशतगर्दी से जो इस वक्त का जो सूबा है वो निबर्द आज़मा है, आई विश के उसमें उनका भरपूर किरदार हमें नजर आए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।